Good morning. Welcome to मीना पानी ऑनलाइन क्लासेस. Dear students, आज हम लोग आप लोग के 8th केस हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे और आप लोग जो चीज़ों को आज पढ़िएगा आप ध्यान से इन चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के आप लोगों ने देखा कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एस्टैब्लिश हुई, फिर उसने अपने आप को एक व्यापारिक कंपनी से पॉलिटिकल वे में अपने आप को उसने एस्टैब्लिश किया और फिर भारत के उन चीजों में उसने भाग लेना शुरू किया जिस पर उसका कोई हक ही नहीं था और उसने अपने आप को इतना मजबूत किया कि भारत में जो मुगल वंश था जिसकी स्थापना 1526 में हुई थी बाबर के द्वारा, जब भारत में अंग्रेजों ने अपने आप को आगे बढ़ाना शुरू किया तो मुगल वंश के जो शासक थे इनका पतन उतनी ही तेजी से होता गया और फिर जो छोटी छोटी देसी रियासतें थी, जो छोटे छोटे स्टेट्स थे, उनका भी पतन होता ही चला गया। अब एक ऐसा समय आया कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से एस्टैब्लिश हुई और भारत में उसने अपने शासन को पूरी तरह से अपने हाथ में इसकी बागडोर को ले लिया। जब मैंने कुछ समय पहले आप लोग को जब पढ़ा रहे तो आप लोग को भारत में आप लोग को चीजों को मैं समझाते मैंने बताया था कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी चीजों को भारत में उसने किस तरह से अपने एनेक्सेशन पॉलिसीज को अपनाया, उसने उन्हीं पॉलिसीज की सहायता से भारत में अपने आप को एस्टैब्लिश किया और फिर शासन किया। उन पॉलिसीज में आप लोगों ने कई पॉलिसीज देखी जिसमें भारत के ही राजा क्या करते थे कि अपने राज्य अपने स्टेट्स की प्रोटेक्शन के लिए ब्रिटिश आर्मी से सहायता मांगते थे। ब्रिटिश आर्मी उनको प्रोटेक्ट करती थी, उसके बदले में ब्रिटिश आर्मी को क्या करते थे, उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति कराते थे। बेटा इस तरह से हम लोगों के जो हमारे यहाँ के जो उस समय के शासक थे उन्होंने अपने आप को पूरी तरह से कमजोर कर लिया। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से डेवलप हो गई तो आज का जो पोर्शन है बेटा वो स्पेशली हमारे देश का जो मुख्य व्यवसाय है, जिस पर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी है, जिस पर हम हमेशा ये वर्ड बोलते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, भारत एक ऐसा देश है जहां का मुख्य व्यवसाय वो है कृषि। एग्रीकल्चर हमारे यहाँ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और उसी के द्वारा हमारे देश की सारी चीजें चलती हैं। और उस समय जब भारत सोने की चिड़िया हुआ करता था, जब आर्थिक संपन्नता भारत में बहुत हुआ करती थी, तो इसका भी सबसे बड़ा कारण जो था वो कृषि ही थी बेटा, वो एग्रीकल्चर ही था। भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने आप को मजबूत किया तो उसने करों को, कर का मतलब होता है टैक्सेस। हो सकता है आप लोगों ने कभी अपनी आंखों से अपने मम्मी पापा को अपनी खेती का टैक्स देते हुए ना देखा हो, ठीक है, और बिल्कुल भी नहीं देखेंगे क्योंकि अब अप्रत्यक्ष तरीके से पहले की तरह टैक्स नहीं है। भारतीय किसानों के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उसने राजाओं के ऊपर प्रेशर डाला। राजाओं ने अपने छोटे छोटे जमींदारों के ऊपर कई तरह के सिस्टम से लास्ट में जो आदमी सबसे अधिक प्रभावित हुआ वो होता था भारतीय किसान। और आज हम कुछ सिस्टम्स के बारे में जानेंगे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी तो अंदर क्या चीजें थी जो चल रही थी उस समय। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेटा 1772 में 1772 की इजारेदारी प्रथा। इजारेदारी सिस्टम, ठीक है, इस सिस्टम के बारे में आप जानिए, बात को समझिएगा ध्यान से। 1772 में इजारेदारी सिस्टम को वारेन हेस्टिंग्स ने भारत में सिस्टम चालू किया था। इस सिस्टम के अंतर्गत होता क्या था कि मैंने आप लोग चीजों को समझिएगा, बहुत छोटी चीजें मैं आप लोग को समझा रहा हूं कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में थी तो उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, उसके सिपाहियों की जरूरत को पूरा करने के लिए, उसके ईस्ट इंडिया कंपनी को चलाने के लिए वो भारतीय किसानों से टैक्स लिया करते थे। तो टैक्स लेने के जो माध्यम को मोड हुआ करते थे, हम उनके बारे में जानेंगे। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में क्या हुआ कि एक इजारेदारी प्रथा चालू की। इस प्रथा के अंतर्गत 5 सालों के लिए 5 इयर्स के लिए खेती की बोली लगती थी। मतलब एक तरह से खेती जो थी उसको ठेके पर दिया जाता था। उस बोली में जो जीत जाता था
वो खेती उस ठेकेदार के पास चली जाती थी। खेती तो किसान की होती थी, लेकिन उस किसान से फिर वो ठेकेदार उसके अनाज में टैक्स लेता था मनमानी तरीके से। वो कुछ अपने फायदे के लिए टैक्स खेती में रखता था। जैसे आप समझिएगा कि उस किसान ने मान लो कि अपने खेत में 100 किलो, अगर उसने अपने खेत में उसके खेत में 100 किलो दाल हुई, तो आप एग्जांपल के तौर पे समझिए, उसे अंग्रेजों के पास जो देना होता था वो डायरेक्ट नहीं देता था। वो जो ठेकेदार, एक तरह से आप कह रहे हैं, जो 5 सालों के लिए बोली लगा करके उस खेत का एक तरह से मालिक बनता था, वो उस किसान से लेता था टैक्स के रूप में, फिर उससे अंग्रेज लेते थे। इस प्रथा को इजारेदारी प्रथा कहा जाता है। इसको वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में लागू किया। इस प्रथा को जब ये सिस्टम चला, तो सिस्टम की कुछ खामियां समझ लीजिए कि जो बोली लगा करके खेत को, मतलब बोली लगा करके जो खेत को अपने पास रखता था जो ठेकेदार, वो किसान को बहुत ही अधिक, एक तरह से कह सकते हैं आपको, प्रताड़ित करता था। क्योंकि वो किसान से ज्यादा फसल लेता था, क्योंकि वो अपने प्रॉफिट के चक्कर में रहता था, फिर उसको खुद अपने ऊपर ब्रिटिश राज को देना होता था। इस प्रथा की जब खामियों को वारेन हेस्टिंग्स ने देखा, तो 5 साल का जो ये टाइम ऑफ पीरियड था, इसको 1777 में 5 साल से हटा करके कहा नहीं, अब ये जो बोली लगेगी खेतों की, वो कितने साल के लिए लगेगी? 1 साल के लिए। फिर खेतों का कोई एक बोली लगाता था, कई सारी बोलियां लगती थी, कोई एक उसका ठेका किसी एक के पास जाता था, वो किसानों से लेता था टैक्स। टैक्स का मतलब बेटा कर, ठीक है, उसका कुछ भाग अपने पास लेता था, फिर उस भाग को वो अंग्रेजों तक पहुंचाता था। आखिरी जरूरतें, हम आपको चीजें क्यों समझा रहे हैं, इस बात को समझिए। ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कोई भी चीज इंग्लैंड से नहीं लाती थी। उसके सिपाहियों को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने के लिए जो जरूरतें होती थी, वो सारी जरूरतें वो भारत से पूरी करते थे। वो भारत के ही किसानों के खेतों से, अपने उन्हीं की फसलों से अपनी जरूरतों को पूरा करते थे, और इन्हीं के लिए उन्होंने तरह तरह के सिस्टम्स लगाए। उन्हीं सिस्टम्स को आज आप पढ़ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इजारेदारी सिस्टम था। इसमें क्या था कि 5 सालों के लिए वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में सिस्टम को लागू किया, और 5 साल के लिए वो खेती किसी एक ठेकेदार जो बोली लगा के उसको पाता था, उसके पास जाती थी, किसान उसको टैक्स देता था, फिर वो उस टैक्स को पहुंचाता था ब्रिटिश के पास। 1772 में वारेन हेस्टिंग्स को जब लगा कि इसमें ज्यादा घपला हो रहा है, उसने इस 5 साल के टाइम पीरियड को घटा करके 1 साल का कर दिया, ठीक है। और इस 1 साल के टाइम पीरियड में भी किसानों को कोई भी रियायत नहीं मिली। देखिए जो सबसे लास्ट स्टेज पे जहां से फसल निकलती थी, वो किसान होता था। उसे अंग्रेजों का सबसे जो अंग्रेज जिस तरह से उनकी क्रूरता का सबसे बड़ा जो मिसाल था, वो ये था कि चाहे उस साल की फसल उनकी कटी हो या न कटी हो, उस साल की फसल अच्छी हुई हो या ना हुई हो, सूखा पड़ा हो या कुछ भी हुआ हो, उन्हें अपने टैक्सेस को पे करना होता था। कुछ इस तरह के सिस्टम्स की वजह से उस समय का भारतीय किसान पूरी तरह से आहत हो चुका था, ठीक है बेटा। तो ये प्रथा इजारेदारी प्रथा आप लोग की 1772 में अप्लाई होती है। वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल जो होता है वो 1785 में खत्म हो जाता है। भारत में उसके बाद स्थायी बंदोबस्त शुरू होती है। स्थायी बंदोबस्त जो प्रथा थी 1793 में भारत में चालू होती है, जो बंगाल में स्पेसिफिक तरीके से शुरू होती है, ठीक है। हम लोग स्थायी बंदोबस्त के बारे में भी अच्छे से जानेंगे। उससे पहले आपकी 2 और प्रथाएं थी, 2 और सिस्टम्स थे खेती में, उनको हम सबसे पहले समझेंगे। जिसमें पहली की बेटा रैयतवाड़ी प्रथा और दूसरी महलवाड़ी, ठीक है। ये इजारेदारी आप लोगों ने समझ लिया है। स्थायी बंदोबस्त इसके बाद दूसरी होती है प्रथा, जो भारत में एक तरह से स्पेसिफिक आप 4 चीजों के बारे में समझ रहे हैं। पहला इजारेदारी, दूसरा परमानेंट सेटलमेंट इन लैंड, तीसरा रैयतवाड़ी सिस्टम, और चौथा महलवाड़ी सिस्टम।
ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट 1793 में बंगाल में सबसे पहले चालू हुआ। इस सेटलमेंट के बारे में कुछ चीजें जान लीजिए। परमानेंट सेटलमेंट ऑनलाइन कह सकते हैं इसको, परमानेंट सेटलमेंट ऑनलाइन ऑफ लैंड, ठीक है। देखिए जमीन का स्थायी बंदोबस्त, जमीन का स्थायी बंदोबस्त, इसके अंतर्गत चीज को समझिएगा। सबसे पहले 1793 में जब प्रथा चालू होती है, ठीक है, जमीन का स्थायी बंदोबस्त, इस प्रथा को जब लॉर्ड कॉर्नवालिस शुरू करते हैं तो इस प्रथा का जो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो प्रथा बंगाल में शुरू होती है। इसमें क्या किया जाता है कि खेती का जो टैक्स होता है, जो अभी तक इजारादारी प्रथा में कोई तीसरा आदमी अंग्रेजों को पे करता था, यहाँ पर क्या करती है ईस्ट इंडिया कंपनी, जो इनके गवर्नर होते हैं, वो इस टैक्स को एक फिक्स अमाउंट फिक्स कर देते हैं, एक फिक्स रेवेन्यू, जमीन का एक फिक्स रेवेन्यू वो कर देते हैं कि आपको इतना देना है, ठीक है। ये प्रथा जो थी इसी को स्थायी बंदोबस्त करते, परमानेंट सेटलमेंट इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि इसमें फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इतना ही पे करना है। इस प्रथा के बारे में दो चीज और समझिए। सबसे इंपॉर्टेंट जो है परमानेंट सेटलमेंट की जो खास बात थी, इसमें जमींदारी प्रथा, देखिए चीजों को आप लोग अच्छे से समझते रहिए, ये वर्ड्स आप लोग सुनिए और इनको याद करने की कोशिश करिएगा। परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड ने जमींदारी सिस्टम को शुरुआत किया। इस प्रथा की वजह से जमींदारी प्रथा भारत में आई। जमींदार क्या होते हैं इसको समझिए। एक क्षेत्र विशेष में, मैंने कहा ना कि भारत में उस परिस्थिति जिस समय आप पढ़ रहे हैं, इस टाइम ऑफ पीरियड में सबसे अधिक कोई परेशान हुआ था तो वो था भारत का किसान, ठीक है। जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि अंग्रेज जो थे वो एक क्षेत्र विशेष में जमींदार को नियुक्त कर देते थे कि तुम इस क्षेत्र के जमींदार हो, तुम्हें यहाँ की खेती से टैक्सेस को वसूल करना और उन टैक्सेस को फिर हमें पे करना है। मतलब किसान और अंग्रेजों के बीच में जो टैक्स का आदान प्रदान होता था, उसके बीच का एक आदमी वो होता था जमींदार। जमींदार किसानों से उनके टैक्सेस को वसूलता था, खेती पर उनके करों को, और फिर उन करों को अंग्रेजों तक पहुंचाता था, ठीक है। तो परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड में क्या होता था कि इस तरह से जमींदारी सिस्टम भारत में शुरू हुई। इस सिस्टम की जो बुराइयां थी बेटा उनको आप बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे, और नहीं समझ पा रहे तो कोशिश करिए समझने की कि जमींदार क्या होते थे कि ये किसानों से लगान जो वसूलते थे टैक्स, बेटा वो पूरी तरह से एक तरह से आप कह सकते हैं कि उस समय की परिस्थिति को बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। मैंने आपसे कहा कि उस साल बारिश हुई हो या ना हुई हो, खेती अच्छी फसल आई हो या ना आई हो, जमींदार उनसे टैक्सेस को वसूलते थे क्योंकि इनके ऊपर अंग्रेजों का प्रेशर होता था। और इस कंडीशन में क्या होता था कि ये जो जमींदार थे पूरी तरह से अपने आप को ये काफी एक तरह से कह सकते हैं कि ये बहुत अमीर होते चले गए, क्योंकि इन लोगों ने किसानों का शोषण किया और फिर उन्हीं से जो टैक्सेस वसूलते थे मनमाने ढंग से, उन टैक्सेस को फिर अंग्रेज इनसे वसूल करते थे। तो बेटा आप लोग का परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड था, ठीक है, जो बंगाल में सबसे पहले 1793 में शुरू हुआ। हम आगे बढ़ते हैं बेटा, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोग से बात किया था, इसलिए इसमें कम आपसे बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले बात करते हैं अब आप लोग का जो तीसरा जो प्रथा थी, सिस्टम था, वो है आप लोग की रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। इस सिस्टम को आप लोग अच्छे से समझिएगा, और इसलिए मैं आप लोग को इस चीजों को अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आप लोग मेमोराइज करिए। देखिए मद्रास, जो आजकल चेन्नई, आप लोगों ने नाम सुना होगा, ठीक है, चेन्नई ही जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, ठीक है। तो मद्रास में थॉमस मुनरो 1820 से 1827 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे। थॉमस मुनरो 1820 से लेकर 1827 के बीच में मद्रास के गवर्नर थे, ठीक है। थॉमस मुनरो ने रैयतवाड़ी सिस्टम की स्टार्टिंग की। क्या है ये सिस्टम, सबसे पहले समझिए। हिंदी में रैयतवाड़ी को बेटा ऐसे लिखते हैं, रैयतवाड़ी, ठीक है। आप लोगों ने हिंदी ग्रामर में संधि कभी पढ़ा होगा, ठीक है। तो संधि में आप लोग इसको ऐसे देखिएगा, जब रैयतवाड़ी को हम लोग सही से लिखते हैं तो रैयत का मतलब होता है बेटा किसान। रैयत का मतलब क्या होता है, किसान, और वाड़ी, ये दो शब्दों को जोड़ से बना है
रैयत, दूसरा वाड़ी। वाड़ी का मतलब होता है बेटा बंदोबस्त, मतलब आप समझ सकते हैं कि सेटलमेंट, बंदोबस्त। ये दो रैयत वाड़ी दो चीजों से मिलकर बना है। रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब बंदोबस्त। तो रैयत वाड़ी प्रथा में आप लोग हल्का सा समझने की कोशिश करिएगा, आप लोग को बिल्कुल कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। रैयत वाड़ी सिस्टम को मैंने आपको बताया कि मद्रास के गवर्नर जिनका नाम था थॉमस मुनरो, जिन्होंने जो 1820 से लेके 1827 के बीच में मद्रास के गवर्नर होते हैं, ये रैयत वाड़ी सिस्टम को इन्होंने शुरुआत किया। और रैयत वाड़ी सिस्टम में क्या था, रैयत वाड़ी दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें रैयत का मतलब होता है किसान, वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त। मतलब इस प्रथा की जो पुरानी प्रथाओं की, जो पुराने सिस्टम्स की जो खामियां थी, मैंने कहा कि किसान अपने टैक्स को सीधे अंग्रेजों को न दे करके एक सेकंड मीडियम के द्वारा वहां तक पहुंचता था। उसका जो टैक्स होता था वो एक बीच में एक दूसरे आदमी के पास से फिर पहुंचता था। वो जमींदार होता था, स्थायी बंदोबस्त परमानेंट सेटलमेंट में था, वो आदमी जमींदार था। इजारेदारी में वो ठेकेदार था जो बोली लगाता था। अभी तक टैक्सेस को किसान ने सीधे अंग्रेजों को नहीं दिया, लेकिन रैयत वाड़ी प्रथा में किसान सीधे बंदोबस्त करता था। बात समझ रहे हैं आप? किसान सीधे बंदोबस्त करता था, मतलब टैक्सेस को अंग्रेजों और कंपनी और किसान के बीच में कोई दूसरा आदमी नहीं लेता था। उस टैक्स को किसान सीधे खुद बंदोबस्त करके पहुंचाता था। यह है बेटा आप लोग की रैयत वाड़ी सिस्टम। बहुत ही संक्षेप में समझिएगा। तो रैयत वाड़ी सिस्टम क्या थी, जिसमें किसान खुद उस टैक्स को क्या करता था, सीधे उसका बंदोबस्त करता था, उसे ब्रिटिश तक पहुंचाता था। बेटा एक आप लोग का रैयत वाड़ी सिस्टम। अच्छा आप लोग इस बात को समझ रहे हैं ना बेटा कि क्यों ये सिस्टम्स मैं आपको बता रहा हूं? बेटा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अंग्रेजों ने भारत में उस समय की जब भारत में शासन कर रहे थे, तो इस समय कोई जो उनके युद्ध थे, जिसकी वजह से भारत में जो देखिए 1857 में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत में बहुत बड़ी क्रांति हुई थी स्वतंत्रता को पाने के लिए, जिसको हम लोग कहते हैं 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, तो कहीं कहीं उनका जो ये माहौल एक तरह से क्रिएट हो रहा था, ये जो इनके सिस्टम थे, जिससे भारत का जो गरीब तबका था, जो सबसे निचले स्तर के जो लोग थे या फिर हमारे किसान थे, उनका जो शोषण हो रहा था, इन्हीं सब चीजों से एक तरह से कह सकते हैं कि 1857 के बैटल, वो स्वतंत्रता संग्राम की जो था वो बैकग्राउंड क्रिएट हो रहा था। इन सिस्टम्स के द्वारा अंग्रेज अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। बात को आप समझ रहे हैं बेटा? वो भारत से इस तरह से टैक्सेस को लेते थे किसानों से, और इन्हीं टैक्सेस को फिर क्या करते थे, वो पूरा करके अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी जरूरतों को पूरा करते थे। और यहां से वो किसानों को जो खेती करवाते थे, इस बात को समझिएगा कि जैसे परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं जब हम, इससे पहले आप लोगों ने पढ़ा था, इसके बारे में थोड़ी सी जान लीजिए कि किस तरह से शोषण, किस तरह से दोहन होता था किसानों को, इसको समझिएगा। 11 अगर मान लीजिए 10/11 पोर्शन जो होता था, उसमें आप लोगों ने परमानेंट सेटलमेंट में पढ़ा था कि जमींदार बीच में होता था। मतलब पहले किसान होता था, किसान जमींदार को देता था, और जमींदार जो था वो ब्रिटिश कंपनी तक टैक्सेस को पहुंचाता था। बात समझ रहे हैं ना? किसान जमींदार को देता था, जमींदार ब्रिटिश तक पहुंचाता था। क्या होता था कि जमींदार, जब एक किसान अपना टैक्स, जब अपनी फसल को टैक्स के रूप में देता था, तो जमींदार अपने पास 1/11 पोर्शन रखता था, और बाकी का जो 10/11 था वो ब्रिटिश राज के पास पहुंचाता था। बात आप समझ रहे हैं ना? तो ये जो सिस्टम आप जो ये देख रहे हैं, 1/11 जमींदार अपने पास रखता था, और 10/11 क्या होता था, वो ब्रिटिश राज तक पहुंचाता था, अंग्रेजों को देता था। तो ये जो अंग्रेजों को लगा कि अरे यार बीच में कोई और, इस सिस्टम को जब उन लोगों ने देखा, जब थॉमस मुनरो ने एक्सपेक्ट किया होगा, सोचा होगा, तो उन्हें लगा कि क्यों इस सिस्टम को समाप्त किया जाए। तो थॉमस मुनरो ने, जो मद्रास का गवर्नर था, इसने रैयत वाड़ी प्रथा को चालू किया, जिसमें किसान को टैक्स देने के लिए किसी और आदमी की जरूरत नहीं पड़ती थी। इसमें क्या था कि जमींदारी प्रथा को, जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से उसकी समाप्ति ही कर दी गई। रैयत वाड़ी के सिस्टम में क्या हो बेटा कि जमींदारी सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया कि कोई भी जमींदार नहीं होगा, किसान अपनी फसल बोएगा और सीधे अपने टैक्सेस को पे करेगा। पर इस सिस्टम की जो खामियां थी वो भी समझ लीजिए बेटा। मैंने कहा आपसे कि भारत में किसानों का उस समय काफी शोषण हुआ। अगर किसानों के पास, इसे समझ लीजिए कि 51% भूभाग पे, 51% भूभाग पे ये प्रथा चालू थी, ठीक है? तो
51% भाग में रैयतवाड़ी सिस्टम चल रहा था, तो किसान को क्या होता था कि अगर वो टैक्सेस, अगर उसकी खेती नहीं हुई है उस साल, अगर उस साल उसने सही से उससे फसल नहीं हुई है, उसके बाद भी उसको एक फिक्स अमाउंट, एक फिक्स टैक्स जो था वो कंपनी को देना पड़ता था। यही सिस्टम की सबसे बड़ी खामी थी। ठीक है, हम तीसरी प्रथा को थोड़ा सा समझेंगे और देखिए एकदम बेसिक तरीके से समझिएगा बात को। तो रैयतवाड़ी सिस्टम, जिसमें हमने दो वर्ड्स इसको समझाने की कोशिश की। रैयत का मतलब होता है किसान और वाड़ी का मतलब होता है बंदोबस्त। मतलब किसान खुद बंदोबस्त करता था, मतलब किसान खुद बंदोबस्त करके टैक्सेस को सीधे कंपनी तक पहुंचाता था। इसके बीच में कोई तीसरा, कंपनी और किसान के बीच में कोई तीसरा नहीं होता था। ठीक है, अब हम बात करेंगे तीसरा बेटा जो था महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम के बारे में बात करते हैं, तो इस सिस्टम को समझिए बेटा। आप महलवाड़ी सिस्टम, आप लोगों ने इजारेदारी, परमानेंट सेटलमेंट, उसके बाद रैयतवाड़ी, इन तीनों को देखा है। इन तीनों को जब आप लोगों ने समझा तो एक चीज आप लोग समझ चुके होंगे कि टैक्सेस का जो पे करने का जो मोड होता था वो किसान से वसूलना जो था वो ब्रिटिश अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ब्रिटिश कंपनी वसूलती थी। ठीक है, हम तीसरे बेटा बात करेंगे महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम, चलिए महलवाड़ी सिस्टम दो शब्दों के मेल से बना है। हिंदी में मैं देखो आपको चीजों को स्पेसिफाई करने के लिए बहुत ही आसानी समझाने के लिए समझा रहा हूं। ये दो शब्दों के मेल से बना है, जिसमें महल पहला वर्ड है और दूसरा है बेटा वाड़ी। ठीक, महल का मतलब होता है बेटा, अगर इसके मीन को निकाला जाए तो गांव, मोहल्ला, कस्बा। ठीक है, महलवाड़ी का मतलब होता है गांव, मोहल्ला या कस्बा, और वाड़ी का मतलब आप लोगों ने पढ़ा था बंदोबस्त। ठीक है, तो महलवाड़ी सिस्टम को समझिए। महलवाड़ी सिस्टम में क्या होता था कि एक गांव, या आप इसको गांव ही समझ लीजिए, एक गांव का टैक्स अब एक एक आदमी का इंडिविजुअल टैक्स अंग्रेजों के पास नहीं जाता था। महलवाड़ी सिस्टम को मैकेंजी ने चालू किया था भारत में 1882 में, 1822 में। ठीक है, तो इस सिस्टम में क्या था, 1822 में सिस्टम चालू हुआ था महलवाड़ी, मैकेंजी ने इसको चालू किया था। तो मैकेंजी की इस प्रथा में क्या था कि टैक्स जो था वो अपना तो इंडिविजुअल एक किसान लेता था। बात तो एकदम आसानी समझ लीजिएगा। रैयतवाड़ी से पहले जो सिस्टम थे, किसान जमींदार को, जमींदार अंग्रेजों को। रैयतवाड़ी में किसान सीधे कंपनी को, महलवाड़ी में किसान भी नहीं, अब एक स्पेसिफिक गांव पूरा जो टैक्स था वो अंग्रेजों तक पहुंचाता था। बात समझ आ रही है आपको? अब गांव में अब वो किसान टैक्स नहीं देता था, मतलब किसान अलग अलग तरीके से हर एक किसान अपना टैक्स पे नहीं करता था। अब वो पूरा स्पेसिफिक गांव जो था वो एक तरह से उस गांव का जो मुखिया होता था, इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि उस गांव में एक प्रधान की तरीके से नियुक्त कर दिया जाता था। समझते रहिए चीजों को, भूलिएगा नहीं। ठीक है, उस गांव में क्या होता था कि एक प्रधान मतलब एक चीफ, कोई एक आदमी को लोग नियुक्त कर देते थे जो उस गांव की तरह से हेड मुखिया होता था। वो उस पूरे गांव के टैक्स को कलेक्ट करता था और वो कंपनी तक पहुंचाता था। क्लियर? तो महलवाड़ी सिस्टम में क्या था, इसको मैकेंजी ने चालू किया था 1822 में इस प्रथा को। और इस सिस्टम की जो सबसे खास बात क्या है कि अब इंडिविजुअल रूप से हर एक किसान अपने टैक्स को अंग्रेजों तक नहीं पहुंचाता था। अब उस पूरे गांव के टैक्स को एक उस गांव का मुखिया जो होता था वो उस टैक्स को क्या करता था, सीधे कंपनी तक देता था। लेकिन कुछ ही समय बाद ये जो प्रधान था एक तरह से फिर ये टैक्सेस को किसानों से ज्यादा लेता था, और ज्यादा लेते ही आप समझ रहे हैं ना कि कुछ अपने पास रखता था और कुछ कंपनी तक पहुंचाता था। मतलब एक बार फिर से जमींदारी जो प्रथा भारत में हटी थी, वही प्रथा, वही सिस्टम एक बार फिर से चालू हो गई। जिस जमींदारी को रैयतवाड़ी ने हटाया था, एक बार फिर से वही सिस्टम चालू है। क्योंकि देख रहे हैं आप, इस बात को समझ रहे हैं। फिर किसान ने उस गांव के हेड को दिया, फार्मर ने अपने फसल को उगाया, उसने उस गांव के हेड को दिया, और हेड ने क्या किया कि कंपनी को दिया। तो एक बार फिर से वो चैन बन गई, एक बार फिर से वो जमींदारी वाली चैन बन गई। और ये प्रधान जो था, एक बार एक तरह से कह सकते हैं उस गांव प्रधान मतलब समझ में हेड, मेन, चीफ, उस गांव का मुखिया, वो एक बार फिर से उसी तरह जमींदार
है। बेटे ये 4 सिस्टम्स आप लोगों ने पढ़े, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को चारों सिस्टम समझ में आए होंगे, चाहे वो इजारादारी हो, चाहे वो परमानेंट सेटलमेंट हो, चाहे वो रैयतवाड़ी हो, चाहे वो महलवाड़ी हो। इन चारों सिस्टम से मैंने आप लोगों को ये समझाने की कोशिश किया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो टैक्सेस थे जिनको भारतीय किसान पे करता था, उनके माध्यम अलग हो सकते थे, उनके नाम अलग हो सकते थे, लेकिन इन सारे टैक्सेस पे जो फार्मर होता था, जो भारत का किसान, जो कृषक होता था, कि हर टैक्स पर एक तरह से यही उसका शिकार होता था। कंपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग तालमेल नहीं बनाती थी, वो ये नहीं देखती थी कि आपके यहाँ फसल हुई है या नहीं, उसे सिर्फ अपने टैक्स से मतलब था, क्योंकि उसे उसी टैक्स से भारत में ही रह करके उसकी आर्मी जो बनी थी, उसके जो ब्रिटिश कामकाज थे, उसके जो ऑफिसर्स थे, उन सबको इन्हीं टैक्सेस की वजह से वो सब अपना जीवन यापन करते थे और कंपनी अपने आप को मजबूत करती थी। तो आप इस चीज को समझ रहे होंगे कि भारत के टैक्सेस को लोगों ने किस तरह से वसूला, क्योंकि अब भारत पर वो राज करते थे, तो इसलिए उनकी जो सिस्टम्स होते थे वो लोगों के ऊपर लागू होते थे। भारतीय जनता को, भारतीय किसानों को मानना पड़ता था। तो बेटा आप लोग इन सिस्टम्स को अच्छे से पढ़िएगा और मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में चीजों को याद कराने की कोशिश करता हूँ, समझाने की। इन चीजों को मेमोराइज करिएगा। अगली वीडियो में हम जस्ट इसके बारे में इसके आगे बढ़ेंगे और इसे और भी डिटेल और भी स्पेसिफिक तरीके से आप लोग को मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हम इसके आगे के पोर्शन को अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और बेटा अगर अभी तक आप लोगों ने अपनी किताब और कापियां ना खरीदी हो तो प्लीज खरीद लें, क्योंकि ये जो टाइम जिस समय आप लोग चीजों को पढ़ रहे हैं इसे अपने यूजफुल तरीके से इसका प्रयोग करें, क्योंकि इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप चीजों को अच्छे से, इस समय को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। ठीक है बेटा, तो अगर आप लोगों ने अभी तक किताबें ना खरीदी हो, कापियां ना खरीदी हो, जल्दी जल्दी खरीद लें, अपने काम को पूरा करें और अपना ध्यान रखें, अपने घर पर ही रहें और खूब अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई करें। धन्यवाद।